हेलो बच्चों, मैं नेहा बूंदिया आज कक्षा 9 के लिए एक नया पाठ लेकर आई हूँ। हम बीमार क्यों होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पाठ को शुरू करने से पहले सबसे पहले आपको ही बताना होगा कि हम बीमार क्यों होते हैं। क्यों होते हैं हम बीमार? हमारे बीमार होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने कोई गंदा खाना खाया हो, आपने कोई दूषित पानी पिया हो, या फिर आप किसी दूषित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो या संक्रमित व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हो। ऐसा हो सकता है आपके अंदर रोग प्रतिरोधकता क्षमता की कमी हो गई हो, या आपके अंदर के अंग अच्छे से काम न कर रहे हो। तो हम इन सभी चीज़ों को या हम इन सभी कारणों से हम कह सकते हैं कि हम बीमार इन सभी कारणों से हो जाते हैं। अब इस पाठ की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी कोशिका के बारे में। तो कोशिका के बारे में आप सभी जानते होंगे कि क्या होती है कोशिका। क्या होती है कोशिका? कोशिका हमारे जीवन की या किसी भी जीवित व्यक्ति की या किसी भी जीवित मनुष्य की, जीवित प्राणी की मौलिक इकाई है। सभी जितने भी जीव जंतु आप अपने आसपास देखते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, मनुष्य हो, जीव जंतु हो, पक्षी हो, मच्छर मक्खी हो, कुछ भी हो, वो सभी कोशिका से मिलकर बने हैं। ये कोशिकाएं किस चीज़ से मिलकर बनी है? ये कोशिकाएं प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, इन सब चीज़ों से मिलकर ये कोशिकाएं बनी है। और ये कोशिकाएं हमारे अंदर भी उपस्थित होती है। हमारे अंदर भी मतलब हमारा पूरा शरीर ही इस चीज़ से बना हुआ है। किसी भी जीवित प्राणी का शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ होता है। तो कोशिका खुद कार्य क्या करती है? कोशिका खुद भी प्रोटीन बनाती हैं, वसा बनाती हैं, खनिज लवण बनाती हैं, ये सारे काम करती हैं। जैसे कि मनुष्य का काम क्या है? मनुष्य क्या काम करता है? मनुष्य खाना खाता है, सांस लेता है, भोजन को पचाता है, जो खाना उसका अपच रह गया हो उसको वो अपने शरीर से बाहर निकाल देता है। ये सारे काम वो मनुष्य करता है। अच्छा, चलने का काम भी करता है। इसी तरीके से उस कोशिका का काम भी यही सब होता है। वो भी खाना खाती हैं, वो भी चलती हैं, गति करती हैं, सांस भी लेती हैं, वो सब काम करती हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि हमारे जो शरीर है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। हमारे शरीर के अंदर कोशिकाएं हैं। बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाती हैं, और बहुत सारे उत्तक मिलकर एक अंग बनाते हैं। और अंगों के इस सिस्टम बहुत सारे अंग जब बन जाते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर, ऑर्गेनाइज तरीके में जब वो गठित हो जाते हैं, तो उस पूरे को हम एक जीव कहने लग जाते हैं। जैसे कि मनुष्य, हमारे अंदर बहुत सारे अंग हैं, जैसे कि हमारा पेट है, हमारी आंत है, लीवर यानी कि यकृत है, फेफड़े हैं, दिल हैं। ये सभी का अपना अपना एक काम है, अपना अपना काम करते हैं और हमारे पूरे शरीर को क्रिया में रखते हैं और जीवित रखते हैं। अब हम बात करते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? क्या होता है स्वास्थ्य? स्वास्थ्य का मतलब है कि आपका शरीर की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक दशा कैसी है, उसे हम स्वास्थ्य कहते हैं। अगर ये तीनों की तीनों दशाएं आपकी अच्छी हैं तो हम कहेंगे कि आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा है। अगर ये तीनों की तीनों अवस्थाएं आपकी बुरी हैं, अच्छी नहीं है, कोई भी एक चीज़ इसमें से अच्छी नहीं चल रही, तो हम कहेंगे कि ये मानसिक रूप से रोगी है, या शारीरिक रूप से रोगी है, या फिर ये सामाजिक रूप से रोगी है। तो हम कभी किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ कब कहते हैं? कि जब वो इन तीनों अवस्थाओं में सुखी होता है, सही होता है, तब हम उस व्यक्ति को स्वास्थ्य कहते हैं, स्वस्थ कहते हैं। अब स्वस्थ रहने के लिए क्या करते हैं? स्वस्थ रहने के लिए हमें क्या चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें चाहिए भोजन। स्वस्थ रहने के लिए हमें चाहिए भोजन। अब भोजन कैसे मिलेगा? भोजन मिलेगा क्रिया करने से, यानी कि कोई काम करने से आपको भोजन मिलेगा। आपको कुछ ना कुछ काम तो करना ही पड़ेगा, तब जाके आपको भोजन मिलेगा। या तो आपको जैसे अगर आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आपको अपनी आर्थिक स्थिति सही करनी होगी। आपको कमाना पड़ेगा, भोजन को कमा कर खरीद कर लाना पड़ेगा, फिर उसको बनाना पड़ेगा, और बनाकर फिर आपको उसको ग्रहण करना पड़ेगा, यानी कि इसको खाना पड़ेगा। और जब आप भोजन खा लेते हैं, मुंह में आपके चला जाता है, तब आपको उसको चबाना भी पड़ता है, तब जाकर आपका पेट भरता है। और जब आपको उस भोजन के अंदर से सभी के सभी जो संतुलित जो तत्व होते हैं, जितने जैसे प्रोटीन, विटामिन, वसा, खनिज लवण, ये सारे के सारे संतुलित मात्रा में जब ये सारे के सारी चीज़ें मिलती हैं आपको, तभी आपका शरीर स्वस्थ रहता है। रोग तथा इसके कारण, जैसे कि आप जानते हैं कि आपका जो शरीर है,
उसके अंदर बहुत सारे तंत्र हैं, अंगों के तंत्र हैं। जैसे कि अंगों के कौन कौन से तंत्र हैं आपके शरीर में, जैसे कि कंकाल तंत्र, नंबर 2 श्वास तंत्र, नंबर 3 पाचन तंत्र, और भी तंत्र हैं। तो जब इन तंत्रों के किसी अंगों में कमी आ जाती है या उसके अंदर कोई अगर वो कोई अंग रोगी हो जाता है, तब हमें वहाँ पर दर्द की भावना उत्पन्न होने लगती है। तो हमें ये महसूस होने लगता है कि हाँ, मेरी हड्डी में दर्द हो रहा है, या फिर मेरे पेट में दर्द हो रहा है, या फिर कहीं पर मुआद भर गई है, या कहीं फोड़े फुंसियाँ हो गए हैं। तो वो हमें ये बताता है कि किसी रोग को उत्पन्न कर रहे हैं या किसी रोग को बढ़ावा दे रहे हैं। श्वास तंत्र के अंदर जैसे कि आपको खांसी हो गई है और ज़्यादा खांसी होने की वजह से आपके फेफड़ों में सूजन आ गई है, या फिर कोई भी ऐसी चीज़, आपको छाती में दर्द होने शुरू हो गया, तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो ये बताते हैं कि आपका जो तंत्र है वो रोगी हो चुका है और अब इसका इलाज हो जाना चाहिए। रोग होते हैं 2 प्रकार के, रोग के प्रकार 2 होते हैं। नंबर 1 प्रचंड रोग, नंबर 2 दीर्घकालीन। जो प्रचंड रोग होते हैं ये छोटी अवधि के रोग होते हैं। छोटी अवधि का मतलब है कि ये बहुत थोड़े समय के लिए होते हैं। जैसे कभी कभी आपको खांसी हो जाती है, कभी कभी आपको जुकाम हो जाता है। ये छोटी अवधि के जो रोग होते हैं इनको हम क्या कहते हैं, प्रचंड रोग। और एक होते हैं दीर्घकालीन रोग। ये रोग लंबी अवधि के होते हैं। अब लंबी अवधि के कैसे, जैसे कि आपने सुना होगा एड्स हो गया, या कैंसर हो गया, या फिर टीबी हो गया। इस तरह के रोग ज़्यादा समय लेते हैं इलाज में। हो सकता है कि पूरे जीवन पर्यंत चले, इनकी दवाइयाँ जीवन पर्यंत चले, और हो सकता है जब टीबी जैसे ये कुछ टाइम के बाद दवाई लेने के बाद, इसका पूरा कोर्स कंप्लीट करने के बाद टीबी फिर से नहीं होती। तो कुछ रोग, लेकिन ये बहुत ही लंबा समय लेती है ठीक होने। रोग के कारण, अब रोग के कौन कौन से कारक होते हैं, यानी कि किन कारणों से रोग फैल सकता है, देखते हैं। नंबर पहला कारक हो सकता है कि कुपोषण, यानी कि व्यक्ति को अच्छा खाना नहीं मिल रहा, तो हम ये कहेंगे कि वो व्यक्ति बीमार हो सकता है, वो कुपोषित हो सकता है। नंबर 2 पर्यावरण, नंबर 3 आनुवंशिकता, नंबर 4 टीकाकरण। साफ पानी की उपलब्धता में होना। ये कुछ कारक हैं कि ये कुछ रोग के कारक हैं जिसकी वजह से जो रोग है वो फैलता है। जैसे कुपोषण हुआ, पर्यावरण, आनुवंशिकता, टीकाकरण या साफ पानी की कमी होना या उपलब्धता नहीं होना। अगर किसी व्यक्ति को अच्छा खाना नहीं मिलेगा, अच्छे से वो खाना नहीं खा पाएगा, आधा भूखा रहेगा, कभी खाया कभी नहीं खाया, तो वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार हो सकता है। उसकी हड्डियाँ मजबूत नहीं होगी, उसकी ग्रोथ अच्छे से नहीं होगी। पर्यावरण भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभाता है। अगर आपका पर्यावरण दूषित होगा तो आप अच्छी हवा नहीं सूंघ पाएंगे, और जिससे कि आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, क्योंकि अगर अच्छा पर्यावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से आपका स्वस्थ रहता है। अगला कारण है आनुवंशिकता। ऐसा हो सकता है कि उसके परिवार में उसके परिवार में सदियों से ये चला आ रहा हो कि किसी के शरीर में कोई कमी हो, ये उसकी पीढ़ियों दर पीढ़ियों चला आ रहा है, तो वो अगली जनरेशन में भी वो आनुवंशिकता के रूप में अगली जो जनरेशन है उसमें भी वो रोग उत्पन्न होगा। अगला है टीकाकरण। हो सकता है कि बच्चे का टीकाकरण न करवाया गया, उसको समय समय पर जो बीमारियों से बचने के लिए टीके लगाए जाते हैं, जैसे डीपीटी का जो टीका होता है, टेटनस के टीके होते हैं, बहुत सारे ऐसे टीके होते हैं जो बचपन से लेकर
5 साल तक के बच्चे तक को लगाए जाते हैं। अगर उस बच्चे को नहीं लगाए गए तो उसके अंदर रोग को प्रतिरोध करने की क्षमता जो है वो बहुत कम हो जाती है और वो बहुत जल्दी से किसी बीमारी को पकड़ लेता है। अगला है साफ पानी की कमी होना। अब साफ पानी की कमी की वजह से हैजा जैसी बीमारियां हो सकती हैं, जिससे आपका पेट खराब हो सकता है और दस्त लगने की संभावनाएं बढ़। संक्रामक कारक और असंक्रामक कारक। जो संक्रामक कारक है वो उसके अंदर जो रोग है वो सूक्ष्म जीवों की वजह से फैलता है, सूक्ष्म जीव की वजह से, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पीड़ित व्यक्ति है या जो रोगी व्यक्ति है उस व्यक्ति से जो संक्रमित व्यक्ति है, पीड़ित व्यक्ति को संक्रमित व्यक्ति कहेंगे, संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर भी वो रोग फैल सकते हैं। तो ये रोग जो है संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर में फैल सकते हैं। अब वही जो दूसरी बात है, असंक्रामक कारक कौन से होते हैं। असंक्रामक कारक वो कारक होते हैं जिसमें अगर कोई रोगी व्यक्ति है तो वो जो रोग है वो उस रोगी व्यक्ति तक ही सीमित है। वो किसी दूसरे, अगर कोई उससे बात करना चाह रहा है, कोई उसके कमरे में बैठा है तो वो उसके जो दूसरा व्यक्ति है उसको वो रोग नहीं फैलाएगा। तो इसमें संक्रमण का खतरा नहीं होता। इसके अंदर रोग एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं फैलता। नहीं फैलता जैसे कि अगर किसी को कोई बीमारी, जैसे कि बीमारी है किसी को हृदय रोग की बीमारी है या कोई अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है तो वो अपने तक ही सीमित होगा, उसको किसी दूसरे बंदे को वो नहीं फैलाएगा। लेकिन वही जहाँ ये संक्रमण कारक की बात करें तो इसके अंदर जो रोग है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। जैसे कि एड्स की बीमारी हुई, जैसे कि किसी को टीबी की बीमारी हुई, किसी ने छींका है और बिना रुमाल हैंकी वगैरह यूज के छींक दिया, उसके कण इधर उधर घूम रहे हैं। आप कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठा है, उसने उसी पर्यावरण में उसी कमरे में बैठा है तो उसको सांस भी लेगा वहीं बैठकर। तो जब वो सांस लेगा तो नाक के थ्रू उसके अंदर श्वास नली के अंदर वो पहुंच जाएंगे और फेफड़ों को वो दूषित कर सकते हैं। तो इसीलिए इस तरह की चीज। चलिए बात करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होती है। एंटीबायोटिक वो दवाइयाँ हैं जो किसी भी रोग को खत्म करने के लिए उपयोग की जाती है। जैसे कि आपने नॉर्मल कोई वायरल कोई बुखार चल रहा है तो उसमें सिर्फ क्रोसिन काम नहीं आती है, उसके साथ में वो कोई एंटीबायोटिक भी देते हैं। ठीक है। अब एंटीबायोटिक बनाई कैसे जाती है। एंटीबायोटिक किसी सूक्ष्म जीव से, जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं उन्हीं से ही ये एंटीबायोटिक बनाई जाती है। ये एंटीबायोटिक क्या करती है, ये एंटीबायोटिक रोग को या रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव को ये खत्म कर देती है। अब और ये जो एंटीबायोटिक होती है ये जीवाणु की वृद्धि को रोक देती है। अब हम बात करते हैं रोग फैलाने के साधन। रोग फैलने के साधन या किस किस कारणों से रोग फैल सकते हैं। कारण कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वायु द्वारा, ठीक है, वायु द्वारा हो सकते हैं, जल और भोजन द्वारा हो सकते हैं, रोग वाहक द्वारा, या फिर लैंगिक संपर्क द्वारा। ये कई कारण हैं जिसकी वजह से रोग फैलते हैं। अब वायु द्वारा कौन कौन से रोग फैलते हैं, जैसे कि निमोनिया हो गया, जैसे कि जुकाम हो गया, सर्दी हो गई, इस तरह के जो रोग हैं वो वायु द्वारा फैलते हैं। जल और भोजन द्वारा कौन से रोग फैलते हैं, जैसे कि हैजा हो गया, अमीबियल पेचिस हो गया। रोग वाहक द्वारा आपने मलेरिया का मच्छर देखा होगा। मलेरिया का मच्छर एक रोग वाहक होता है जो अंदर आकर जो जब काटता है तो अंदर विषाणु को पहुंचा देता है, जिसकी वजह से आपको मलेरिया हो जाता है। आगे लैंगिक संपर्क द्वारा आपने एड्स की बीमारी सुनी होगी, वो लैंगिक संपर्क के द्वारा, या सिफिलिस, ये बीमारियां लैंगिक संपर्क द्वारा फैलती हैं। एड्स, AIDS,
एड्स। एड्स की पूरी परिभाषा क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जो एड्स है वो एक विषाणु से फैलता है और उस विषाणु का क्या नाम है? उसका नाम है HIV। इस HIV की पूरी परिभाषा क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। हमने एड्स के बारे में पढ़ा कि जो एड्स होता है वो HIV विषाणु की वजह से फैलता है। HIV विषाणु की वजह से फैलता है और ये संक्रमण इतना तेज होता है कि ये रोगी की जो रोग प्रतिरोधकता क्षमता है, जो उसकी अपनी नेचुरल रोग प्रतिरोधकता क्षमता है, वो उसको बिल्कुल खत्म कर देता है या फिर बिल्कुल कम कर देता है। अब इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहले तो यौन संबंध के द्वारा होता है कि अलग अलग जगह पर या फिर किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाने से इसका संक्रमण होता है। नंबर 2 है संक्रमित व्यक्ति के रक्त का स्थानांतरण करने से, यानी कि अगर संक्रमित व्यक्ति का रक्त किसी दूसरे के अंदर चढ़ाया गया बिना चेक किए हुए तो उसको भी वो रोगी से एक रोगी व्यक्ति से को दूसरे व्यक्ति को भी वो रोगी बना देगा। नंबर 3 है स्तनपान। अगर किसी माता को, जो मदर है, अगर उसको एड्स की प्रॉब्लम है, एड्स की बीमारी है और वो स्तनपान कराती है बिना दवाइयों वगैरह के, अपना बिना इलाज करवाए, तो उसके बच्चे को भी वो रोग हो सकता है। और नंबर 4 है इंजेक्शंस। जो ड्रग्स के इंजेक्शंस होते हैं, ड्रग्स को इंजेक्शन में बार बार लेने से भी ये एड्स फैलता है। अब हम इस एड्स के संचरण को रोक कैसे सकते हैं? हमने इसके कारण बताए कि ये फैलता कैसे है, उन सब चीजों को रोक दो तो हम वो रुक जाएंगे, तो वो जो एड्स का संचरण है वो रुक जाएगा। अब जैसे कि अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के रक्त को किसी दूसरे व्यक्ति को ना चढ़ाएं, पहले चेक कर लें। अच्छा, दूसरा जो ये ड्रग्स वगैरह की जो इंजेक्शन होते हैं इनका इस्तेमाल न करें तो हम इस बीमारी से बच सकते हैं। अंग विशिष्ट तथा उत्तक विशिष्ट अभिव्यक्ति क्या होता है कि हमारे शरीर में अलग अलग माध्यम से रोग हमारे अंदर प्रवेश कर सकता है। हो सकता है कि मैंने आपको पहले भी बताया, हो सकता है कि वो मुख के द्वार से ये प्रवेश करे, हो सकता है कि वो मुख से प्रवेश करे, हो सकता है कि वो नाक से प्रवेश करे, ऐसा हो सकता है कि वो त्वचा से प्रवेश करे। अगर वो मुख से प्रवेश करेगा तो वो हमारी आहार नली को ग्रसित कर देगा और जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारे पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन हो जाए, हो सकता है, या फिर हो सकता है हमारे यकृत में कोई इन्फेक्शन हो जाए, यानी कि लीवर में इन्फेक्शन हो जाए। इसके मुख के द्वारा प्रवेश करने पर कौन कौन से ऐसे जो बीमारियां हैं वो उत्पन्न होती है, जैसे कि खसरा, जैसे कि हेपेटाइटिस। अगर नाक से, मान लीजिए अगर नाक से अगर कोई रोग हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है, कोई विषाणु जीवाणु कोई प्रवेश कर रहा है, तो वो हमारे फेफड़ों को, यानी कि श्वास नली को ग्रसित करेगा और श्वास नली से होकर वो जाएगा फेफड़ों में और वो फेफड़ों को पूरा ग्रस्त करके वहां पर वो रोग उत्पन्न कर देगा जिसे हम क्षय रोग कहते हैं, जिसकी वजह से हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी या खांसी की ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, जिसे हम टीबी भी कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अब बारी आई त्वचा की। त्वचा से मान लीजिए कोई मच्छर है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि रोग वाहक अगर कोई हमारे शरीर के अंदर एंटर करता है हमारी त्वचा के द्वारा, तो वो हमारे पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। जैसे त्वचा के द्वारा अगर त्वचा पे मच्छर ने काटा, मादा एनोफिलीज ने काटा, एनोफिलीज मच्छर का नाम है, ने काटा, तो इससे हमें क्या हो गया? मलेरिया। उसने अपना वो विषाणु अंदर छोड़ दिया जिसकी वजह से हमें मलेरिया हो जाता है। एक और है जिसको हम कहते हैं
जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु। इसमें क्या होता है कि मच्छर काटता है, अगर किसी कोई संक्रमित व्यक्ति है, जापानी मस्तिष्क ज्वर का विषाणु से संक्रमित है और उसको मच्छर ने काटा और उससे किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटा, तो उसकी वजह से स्वस्थ व्यक्ति के अंदर वो विषाणु अंदर आ जाएंगे और वो सीधा, ये जापानी मस्तिष्क ज्वर में क्या होता है कि वो सीधा उसके दिमाग पर यानी कि मस्तिष्क पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसको मानसिक रोगी हो जाता है। अब हम पढ़ते हैं रोग के उपचार। अब रोग के उपचार तो आप वैसे खुद भी समझते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू 9th क्लास का सिलेबस, 9th क्लास के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसकी दो विधियां हैं, सामान्य विधि और रोग विशिष्ट विधि। अब सामान्य विधि के अंदर वो सभी उपचार आ जाएंगे जो आपने कई बार नॉर्मल अपने घरों में देखा भी होगा, जैसे कि रोगी से दूर रहना, अपने पर्यावरण को साफ रखना, तीसरा पानी उबाल कर पीना, साफ खाना खाना और आसपास मच्छरों को ना पनपने देना। पनपने, ये कुछ इसके सामान्य विधि है। रोग विशिष्ट विधि के अंदर आता है टीकाकरण। जिसे हम कहते हैं प्रतिरक्षीकरण। इसका मैं उदाहरण दूंगी, जैसे कि पोलियो। रोग विशिष्ट विधि के अंदर टीकाकरण होता है। छोटे बच्चे को बचपन से ही, जन्म से ही उसको इंजेक्शन लगना शुरू हो जाते हैं, टीके लगना शुरू हो जाते हैं। अब वो इंजेक्शन क्यों लगने शुरू हो रहे हैं? ताकि उस बच्चे के अंदर रोग को काटने की क्षमता या रोग से बचने की क्षमता बचपन से ही उत्पन्न हो सके। अब ऐसा क्या है उन टीकों के अंदर ऐसे रोग प्रतिरोधकता क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो उन बीमारियों से लड़ते हैं और उस बीमारियों को होने नहीं देते, उस बीमारी को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। तो इसी टॉपिक के साथ हमारा ये आज का पार्ट, हम बीमार क्यों होते हैं, खत्म होता है। अगर आपको ये पार्ट समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो बच्चे भी अच्छे से और आसानी से समझ पाए। इसके साइड में एक रेड कलर का बटन है, सब्सक्रिप्शन का बटन, आप उसको दबा दें, जिसकी वजह से आपको बाकी की सारी वीडियोस ऑन टाइम मिलती रहे।